प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार, निर्माण आईएएस की इस एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं विश्वजीत तिवारी इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से आप लोगों को पिछले एक साल का करंट अफेयर, वर्ल्ड और इंडिया की मैपिंग और साथ साथ एलिमिनेशन टेक्निक भी सिखाता हूं। इसमें मैंने एक इन्वेंशन किया है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें शामिल करते हैं ताकि आपको बता सकें कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है और उसको सही कैसे करना है। तो आइए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ब्लू बॉन्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्लू बॉन्ड, चूंकि ये एक सस्टेनेबल बॉन्ड है, मतलब हम सभी चाहते हैं कि वर्ल्ड में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है वो कम हो जाए, कार्बन का उत्सर्जन कम हो जाए। तो ऐसे में उससे जुड़े हुए हर पहलू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यही है ब्लू बॉन्ड के बारे में। ब्लू बॉन्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, आरबीआई ने सतत वित्त पोषण के लिए ब्लू बॉन्ड का प्रस्ताव दिया है। अब यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे ही आप पढ़ेंगे किस संस्था ने प्रस्ताव दिया है, आरबीआई ने, तो आप तुरंत उसको क्या कर लेंगे, घेर लेंगे। आइए अगले ऑप्शन पे आते हैं। यह स्वस्थ महासागरों और नीली अर्थव्यवस्थाओं में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक ऋण साधन होगा। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि ब्लू बॉन्ड के माध्यम से कंपनियां या देश अपने ओशन की सुरक्षा के लिए, ओशन में साफ सफाई के लिए धन उत्सर्जित कर पाएंगे। तीसरा है, यह एसडीजी 14। अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अगर स्टेटमेंट में दिया गया है एसडीजी 14 तो क्या है, पानी में जीवन की दिशा में प्रगति को उत्प्रेरित करेगा। तो अब यहां पर ध्यान रखना है कि क्या एसडीजी 14 समुद्र से जुड़ा हुआ है, क्या पानी में जीवन से जुड़ा हुआ है एसडीजी 14। तो आपको एसडीजी 14 या पूरी एसडीजी याद होनी चाहिए। फिर एक चीनी गणराज्य 2018 में, यहां पर देखिए दो फैक्ट है। एक है चीन और दूसरा है 2018 में संप्रभु नीले बॉन्ड के साथ आने वाला पहला गणराज्य है। अब यहां पर हमारे सामने दो ऐसे स्टेटमेंट हैं जो संभावित गलत हो सकते हैं। कह रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। जैसे ही आपको सही या गलत दिखे उसको तुरंत क्या करना है, घेर देना है। अब एक बात बताइए, अगर आप लोगों ने पीवाईक्यू देखा होगा, मेरी एलिमिनेशन टेक्निक्स के लगातार अपडेट हो रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि अगर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट आ जाए, यह पहला देश है, वह पहला देश है, तो मैक्सिमम केस में यह स्टेटमेंट क्या होता है, गलत होता है। तो अगर मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप सभी इसको जानते हैं, लेकिन अगर हम ये मान के चले कि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि गलत दो जगह होने की संभावना हो सकता है चीन ही हो, लेकिन 2018 में नहीं करके 2020 में, या 2018 में ही हो लेकिन चीन के स्थान पर कोई और देश भी हो सकता है। जैसे ही हमने चौथे ऑप्शन को गलत काटा, ये ऑप्शन गलत कट गया। ठीक है, अब हमें डाउट कहां है कि ब्लू बॉन्ड, अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी इकोनॉमी की समझ है तो आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड कहां जारी किए जाते हैं, बैंकिंग में कि शेयर मार्केट में। अब ये पता होना चाहिए आपको। अगर शेयर मार्केट से जुड़ा है तो ये आरबीआई नहीं करेगी, या फिर सेबी करेगी, लेकिन अगर बैंकिंग से जुड़ा हुआ है तो आरबीआई करेगी। तो अब मैं ये आपके समझदारी पर छोड़ता हूं कि क्या बॉन्ड जारी करना किसका काम है, आरबीआई का या सेबी के यहां से होता है बॉन्ड जारी। चलिए आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ब्लू बॉन्ड क्या है, यह महासागरों को स्वस्थ बनाने, महासागरों के प्रदूषण को कम करने, और जो ब्लू इकोनॉमी है, ब्लू इकोनॉमी यानी कि आर्थिक विकास के लिए महासागर, महासागर, नदी, तालाब, ऐसे जो ब्लू पानी से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, यहां से इकोनॉमिक और सतत इकोनॉमिक लाभ लेने के लिए, यहां पर वित्त पोषण के लिए
यह एक ऋण साधन है। ब्लू बॉन्ड क्या है कि समुद्र में अगर स्वच्छता को बढ़ावा देना है, उसके लिए कोई सरकार कर रही है या कोई कंपनी अगर ऐसा कर रही है तो उसको पैसे चाहिए, तो वो ब्लू बॉन्ड जारी करके पैसे प्राप्त कर सकते। दूसरा है, पहला ब्लू बॉन्ड 2018 में ही जारी किया गया था, यह स्टेटमेंट सही है। लेकिन किया कौन था? सेशेल गणराज्य। सेशेल गणराज्य ने पहली बार सॉवरेन ब्लू बॉन्ड के नाम से पहला ब्लू बॉन्ड जारी किया था। तो यहां पर चीन गलत हो गया, ठीक है। दूसरा, अगला, सेबी ने सतत वित्त के लिए ब्लू बॉन्ड का प्रस्ताव दिया है। तो ब्लू बॉन्ड को रिकमेंड कौन कर रहा है? सेबी कर रहा है, आरबीआई नहीं कर रहा है। यह एसडीजी 14 के दिशा में प्रगति को प्रेरित करेगा। यह एसडीजी 14 का तो पार्ट है, लेकिन यह आरबीआई ने नहीं बल्कि सेबी ने किया है। देखिए, यहां भी गलत होने की दो संभावना थी, दो ही नहीं, एक ही थी। तो लेकिन ये नाम था, सर्टेन नेम था, तो वो डेफिनेटली गलत हुआ। ये आपको ऐसे ट्रिक से सही करने हैं। मैं हर बार आप सही नहीं होंगे, लेकिन मैक्सिमम केस में आप सही होंगे, ठीक है। तो पहला अगर गलत हो गया तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और ये पहले से ही गलत है, तो आंसर क्या निकल गया? 2 और 3, एसडीजी 14, स्वस्थ महासागर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी बार बार पूछता है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब भाई ये प्रश्न है, क्योंकि हम सभी कृषि में किसानों की आय दुगना करने के लिए सरकार के वादे को बार बार सुनते रहते हैं। सरकार इसके लिए प्रयास भी कर रही है, बहुत सारे प्रयास सरकार ने किए भी हैं, हालांकि अभी तक ये पूर्ण रूप से संभव नहीं हुआ है। हालांकि सरकार की दिशा इसमें प्रगतिशीलता की ओर है। अब यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को कोई कर्ज की जरूरत होती है, कोई वित्त पोषण की जरूरत होती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कौन वित्त पोषण करेगा? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबी। अब कहता है कि आरआरबी में अनेक सुधार करने के लिए वित्त मंत्री और बैंकों के प्रमुख के बीच एक बैठक हुई है। ये एक न्यूज है। प्रश्न क्या है कि आरआरबी के बारे में इन कथनों पर विचार करें। कहता है कि आरआरबी की स्थापना 1975 में आरआरबी एक्ट के अंतर्गत की गई थी। अब अगर आप लूसेंट पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपने तो यही पढ़ा होगा, 1975 में आरबीआई की स्थापना, आरआरबी की स्थापना हुई, और आप सीधे इसको सही मार जाएंगे। लेकिन यहां पर जब डिजिट दिया गया है तो मैक्सिमम संभावना है कि यह गलत होगा। आइए, आरआरबी वित्तीय संस्थान है जो कृषि सहित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऋण सुनिश्चित करते हैं। तो रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाम ही ग्रामीण, तो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि ही होगा या फिर कुटीर उद्योग होंगे, तो उन्हीं के लिए बैंकिंग का काम करेगा। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट तो एक सिंपल और साधारण सा स्टेटमेंट है, जो कि डेफिनेटली सही होगा। तीसरा है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक सहकारी और एक वाणिज्यिक बैंक दोनों की विशेषताओं से युक्त होते हैं। अब आपके लिए एक टास्क है कि सहकारी बैंक किसे कहते हैं और वाणिज्यिक बैंक किसे कहते हैं, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है कि दोनों में अंतर क्या है। सबसे बड़ा अंतर बताना है, ठीक है। कहता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक सहकारी और एक वाणिज्यिक बैंक दोनों बैंकों के जैसा काम करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। अब कह रहे हैं कौन सा कथन सही है, तो सही हमने घेर दिया, ठीक है। अब चूंकि मैंने आपको कहा था कि सेकेंड ऑप्शन तो सही है, तो यहां पर सेकेंड ऑप्शन जिसमें नहीं दिख रहा है वो हमने पहले गलत काट दिया। दूसरा, हमने देखा कि यहां पर एक 1975 ईयर दिया गया है, आरआरबी एक्ट के अंतर्गत की गई थी। अब मुझे अगर पता है कि आपने पढ़ा है तब तो आप इसको जानते ही होंगे, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो गलत मानिए। तो जब आप इसको गलत मानते हैं पहला, तो आंसर ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और सी हो जाएगा आंसर। अब मैं बता देता हूं आपको कि आरआरबी की स्थापना 1975 में ही हुई है, लेकिन ध्यान देख लीजिए, आरआरबी की स्थापना किससे हुई थी? अध्यादेश जारी करके 75 में की गई थी। अर्थात जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने एक मेमोरेंडम, एक अध्यादेश जारी किया, और उस अध्यादेश के बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। उसके नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष, आरआरबी अधिनियम 1976 पारित करके और इसको वैधानिकता दे दी गई, ठीक है।
तो इसकी स्थापना किसी एक्ट के माध्यम से नहीं हुई है, लेकिन अब यह एक वैधानिक संस्था है, क्योंकि 75 के जस्ट अगले साल ही एक एक्ट पारित करके इसको वैधानिक संस्था बना दिया। ठीक है, यह एक वित्तीय संस्थान है जो कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त ऋण देता है। ये तो सिंपल सा स्टेटमेंट है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण समस्याओं से परिचित होने के संदर्भ में वे वहां पर क्या करते हैं, एक सहकारी संस्था या सहकारी बैंक और वाणिज्यिक बैंक के जैसा कार्य करते हैं। सहकारी बैंक का तात्पर्य होता है कि बहुत सारे ग्रुप में लोग मिल करके आपस में ही बैंकिंग सिस्टम शुरू करते हैं। तो आरआरबी क्या करता है, आरआरबी आपको ऑफर देता है कि आप उसके मेंबर बन सकते हैं, उसके शेयर खरीद करके उसके शेयर धारक हो सकते हैं ग्रामीण लोग। ठीक है, तो सहकारिता का भी अपॉर्चुनिटी आरआरबी देता है। और दूसरा, सामान्य रूप से जो वाणिज्यिक बैंक काम करते हैं, जो लोन देते हैं, लोगों का पैसा जमा करते हैं, वो काम आरआरबी करता ही है। ठीक है, 2005-6 में ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2005-6 में सरकार ने इसके बारे में जांच शुरू करवाई कि हमारे देश के आरआरबी कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, हाउ दे आर परफॉर्मिंग। तो उन्होंने पाया कि आरआरबी बहुत ही बड़े घाटे में है और उनका नेट एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, काफी बढ़ गया है। तो सरकार ने 2005 में टोटल जो 196 आरआरबी थे उनको घटा करके कितना कर दिया 2021 में, 2005 में 196 बढ़ाए गए थे, जिसे 2021 में घटा करके कितना कर दिया गया, 43। फिर बाद में आरआरबी ने यह देखा कि इन 43 में से भी मात्र 30 आरआरबी ऐसी हैं जो लाभ प्रॉफिट में काम कर रही हैं, बाकी 15 आरआरबी अभी भी घाटे में ही काम कर रही है। ठीक है, तो आरआरबी के बारे में हमने जान लिया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, केवल 2 और 3। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न अक्सर चर्चा में ही रहता है, ये तो राजनीति का भाग हो गया है अब इसको लेकर के, और ये नहीं कह सकते कि समाज के लोग ही इसको ऐसा चाहते हैं कि ये कानून बने या फिर ये कानून हटे। ये राजनीति का पार्ट है, लेकिन अगर इसके पीछे राजनीति भी हो रही है तो अगर आवश्यकता है तो ऐसा होना चाहिए, और अगर आवश्यकता नहीं है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए, प्रश्न है कि भारत में ईश निंदा कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईश निंदा कानून क्या है? अगर किसी ने, आप लोगों ने सुना होगा, बेसिकली अक्सर पाकिस्तान में न्यूज में आते रहता है कि किसी हिंदू ने या फिर किसी ईसाई ने पाकिस्तान में अगर इस्लाम की आलोचना कर दी तो उस पर ईश निंदा का आरोप लगा करके और उसको फांसी दे दी जाती है या सरेआम मार दी जाती है। यह ईश निंदा कानून है। अर्थात इस्लाम में यह कहा गया है कि उनके अल्लाह की आलोचना बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन इसका दुरुपयोग भी बहुत होता है। इनका दुरुपयोग अपने धर्म से इतर वाले लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, उनकी संपत्ति लूटने के लिए ऐसा होता रहता है, और पाकिस्तान में से बहुत सारे केस देखे गए हैं। अब कहते हैं कि प्रश्न है कि भारत में कानूनों की बात है तो ईश निंदा के खिलाफ कोई औपचारिक कानून नहीं है। क्या भारत में कोई ईश निंदा के खिलाफ कानून है? आइए देखते हैं। ईश निंदा कानून के निकटतम समकक्ष आईपीसी की धारा 295A है। आईपीसी की धारा 295A है। ये क्या है भाई? तो ये कहता है स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट, कि यह धारा जैसे पाकिस्तान में ईश निंदा कानून है वैसे ही भारत में भी यह कानून है, और कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के ऊपर कटाक्ष या निंदापूर्ण तरीके से कमेंट नहीं करेगा, उसको प्रताड़ित नहीं करेगा, या फिर उनकी गलत तरीके से आलोचना नहीं करेगा। ठीक है, अब आईपीसी की धारा 195A ये बताता है कि क्या करता है, अगर आपने पहले से दुर्भावना के साथ अगर आलोचना की हो, या नागरिकों के धर्म या धार्मिक विश्वास का अपमान करने के लिए कोई भाषण लिखा हो, या कोई संकेत का उपयोग किया हो, तो भी आप इस कानून के तहत दोषी पाए जाते हैं। हालांकि यहां पर एक बात है कि यहां पर हमारे यहां इसके लिए फांसी की सजा नहीं है। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट है। उपयुक्त कथनों से कौन सा सही है? अब कुछ स्टेटमेंट यूपीएससी ऐसे पूछता है जो आपको पढ़ते ही, अगर आपका आईक्यू और ईक्यू दोनों बैलेंस्ड हैं,
तो आप समझ जाते हैं कि ये स्टेटमेंट बेसिकली सही होगा। अब मैं कहता हूं कि ये तीनों स्टेटमेंट सही है और मैं इसकी पहचान करने में सक्षम हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूं। मैं इसलिए सक्षम हो सकता हूं क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चनों को बार बार रिपीट कर रहा हूं, बार बार उनको टेस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो मुझे समझ आ गई है, मुझे यूपीएससी के बैकग्राउंड की समझ आ गई है कि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन में क्या करता है। तो यहां पर तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कानून के संदर्भ में एक एक्ट है, सॉरी आईपीसी की एक धारा है, अनुच्छेद है 295A, जो कि किसी भी व्यक्ति को दूसरे धर्म पर कटाक्ष करने की अनुमति नहीं देता। ठीक है, अब देखिए ये वाला, ये क्वेश्चन आप लोग टफ समझ सकते हैं, लेकिन ये ऐसे नॉलेज आपसे यूपीएससी डिमांड भी करता है। बेसिकली हिस्ट्री के सेक्शन में यूपीएससी थोड़ा टफ क्वेश्चन बना के ही देता है, तो वहां पर हिस्ट्री से जुड़े हुए कोई भी एक साल के अंदर डिबेटिव मुद्दे आते हैं, तो आपको उसका पूरा बैकग्राउंड जानना चाहिए। अब यह है तिरंगा उत्सव। अगर तिरंगा उत्सव 2022 में आयोजित किया गया तो आपको तिरंगा उत्सव के बारे में पूरी जानकारी जरूर होनी चाहिए। कह रहा है इसके संदर्भ में बताइए कि पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती पर 2 अगस्त को नई दिल्ली में तिरंगा उत्सव मनाया जा रहा है। दूसरा है, स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी जी के अनुरोध पर भारत के राष्ट्रीय झंडे को डिजाइन किया। तीसरा है, वेंकैया द्वारा गांधी जी को प्रस्तुत संस्करण में 2 धारियां थी, एक हरी और एक लाल, और केंद्र में गांधीवादी चरखा था। मतलब वो कुछ झंडा ऐसा था, ये 2 ही पट्टा था, तीसरा पट्टा नहीं था। ये तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है। अब प्रश्न कह रहा है कौन सा सही है। आपने सही को घेर लिया। आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें से तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, और ये इसलिए ऐसे रखे गए हैं क्योंकि जब हमने रिसर्च किया, देखा पीवाईक्यूज को, तो वहां पर हमने पाया कि पीवाईक्यूज में जो भी हिस्ट्री के बहुत टफ क्वेश्चन बना करके पूछे जाते हैं, बेसिकली उसमें अगर आपने लगातार पीछे के क्वेश्चनों का एनालिसिस किया है तो वो अधिकांश में सारे ऑप्शन सही होते हैं। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड और ये एक ट्रिक आप लोग भी पीवाईक्यू को देख करके जरूर आजमाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन तो आप सभी को आना चाहिए क्योंकि रेवड़ी कल्चर बड़ा चर्चा में है। कुछ राजनीतिक दल राजनीतिक उद्देश्यों के तहत प्रेरित होकर के रेवड़ी कल्चर जैसी संकल्पना को बढ़ावा दे देते हैं, और इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है कि जो राजकोषीय प्रबंधन है वह प्रभावित हो जाता है, दुष्प्रभावित हो जाता है, और जो एफआरबीएम एक्ट के तहत राजकोष का लक्ष्य रखा जाता है वह पूरा नहीं होता। और एक राज्य अगर ऐसा करता है तो दूसरे राज्यों पर भी दबाव बनता है, मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है कि अगर फला राज्य अपने नागरिकों को सुविधाएं दे रहा है फ्री में, जैसे मुफ्त बिजली, तो आप भी अपने यहां फ्री में सुविधाएं दीजिए, नहीं तो जनता आपसे नाराज हो जाएगी। तो ऐसे यही एक केस था जो सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सर्वोच्च न्यायालय, अब पहला स्टेटमेंट, सर्वोच्च न्यायालय केंद्र से मुक्त उपहार की घोषणा को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर एक स्टैंड लेने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप बताइए रेवड़ी कल्चर को होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो क्या ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा? पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, मुक्त उपहार पहले से ही तनावग्रस्त राजकोषीय संसाधनों पर बोझ को कम करता है। अगर आप मुफ्त उपहार देंगे, सरकार को आय नहीं होगा और सरकार व्यय करती रहेगी, तो क्या होगा? इससे राजकोषीय घाटा, राजकोष पर बोझ कम होगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया? गलत। पीएमजीकेवाई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसके बारे में कहा जा रहा है कि इस एक्ट ने, इस योजना ने नोवेल कोरोना वायरस महामारी के दौरान कई लोगों को भुखमरी की कगार से दूर रखा। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस लिए शुरू की गई थी? क्या इसने सच में, अब नाम ही है गरीब कल्याण योजना, तो गरीबों के कल्याण से तो जुड़ी ही होगी,
तो कोरोना वायरस के दौरान भी तो गरीब हुए ही होंगे बहुत सारे, तो उनके कल्याण से जुड़ी हुई होगी। तो ये स्टेटमेंट एक साधारण सा स्टेटमेंट है जो कि आसानी से सही माना जा सकता है। अब देखिए, चलिए पहला स्टेटमेंट हमने माना कि हमें नहीं आता, सेकंड तो गलत हो गया, सेकंड गलत हो गया, ये दोनों कट गए, ये भी कट गया, सीधे आंसर निकल गया 1 और 3। ठीक है, इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा है कि आप स्टैंड लीजिए प्लीज। आइए ये देखिए, ये एक यूपीएससी का क्वेश्चन है 2022 का। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यूपीएससी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है और आपको क्या पढ़ना है, ये दिशा निर्देश है इसके लिए। कह रहा है कि एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, एमटीसीआर, और तीसरा है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। प्रश्न कह रहा है कि भारत उपरोक्त में से किनका सदस्य है। बहुत आसान है ना? हाँ आसान ही है, क्योंकि अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पढ़ा ही होगा कि भारत संघाई ग्रुप का मेंबर है। अब यहां पर आता है इन दोनों के बारे में आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो 3 अगर सही है तो ये खत्म हो गया। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है, मैं बताना बस चाह रहा था कि आप लोगों को पढ़ना क्या है। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में, जब शायद 10-15 दिन पीछे की क्लासों में, हमने एमटीसीआर और नॉट ओनली एमटीसीआर बट जो 4 एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है, इन चारों के बारे में पढ़ाया है और किस किस में भारत मेंबर है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो 4 कंट्रोल रिजीम कौन कौन से हैं? एनएसजी, वासेनार एग्रीमेंट, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप और चौथा है एमटीसीआर। तो इन 4 में से भारत 3 ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, वासेनार ग्रुप, एमटीसीआर और ऑस्ट्रेलियन ग्रुप। सिर्फ एनएसजी अर्थात न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर नहीं है, और उसका कारण है चाइना, क्योंकि चाइना उसका मेंबर है। लेकिन एक और बात कि चाइना एकमात्र उसी संस्था का मेंबर है, बाकी 3 का मेंबर चाइना नहीं है। तो इसका मतलब है कि भारत इसका मेंबर है। अब एशियन अवसंरचना निवेश बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, अगर आप लोग लगातार करंट अफेयर से चर्चा में रहते हैं तो मैं आपसे ये क्वेश्चन आप ही के ऊपर छोड़ता हूं कि ब्रिक्स बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक क्या दोनों एक हैं या दोनों अलग अलग हैं, ये आप बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर है कि ऑल ऑफ एवं, इंडिया तीनों का मेंबर है। लेकिन मेरा प्रश्न फिर से रिपीट करता हूं, क्या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और ब्रिक्स बैंक दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? अब आइए एक वर्ल्ड मैपिंग के क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए, प्रश्न है कि अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराओं की पॉइंट को घेर देना है। आपको पेन लेकर के हमेशा अपने कॉपी पे, अपने क्वेश्चन पेपर पे घेर देना है की पॉइंट। ठंडी जलधाराओं की पहचान कीजिए। अब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में आपको बताना है कि कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। पहले यह भी ध्यान रखना है कि कौन ठंडी है कौन गर्म है, फिर बताना है कि कौन अटलांटिक महासागर की ही जलधारा है। आइए इसको मैप से समझते हैं। यहां देखिए इस मैप को, ये अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन में जो इक्वेटर अर्थात विषुवत रेखा के साथ जलधारा बहती है उसे क्या कहते हैं? विषुवतीय जलधारा, इक्वेटोरियल करेंट। ये कैसी जलधारा होती है? क्योंकि विषुवत रेखा के पास गर्मी पड़ती है तो वो गर्म जलधारा होती है। दूसरा, जब वो जलधारा यहां ब्राजील के तट से टकराती है तो 2 भाग में घूम जाती है। ब्राजील के तट से टकरा करके जो दक्षिणी गोलार्ध की ओर मुड़ जाती है उस जलधारा का नाम है ब्राजीलियन जलधारा या ब्राजील की जलधारा। और दूसरी जलधारा जो कि आगे इधर नॉर्थ अमेरिका की तरफ मुड़ जाती है, वह जलधारा यहां पर गल्फ ऑफ मैक्सिको है तो यहां पे मैक्सिको की जलधारा कहलाती है। फिर आगे बढ़ती है तो गल्फ स्ट्रीम कहलाती है। फिर गल्फ स्ट्रीम जो कि अमेरिका और कनाडा के तटों से आगे बढ़ती है तो मध्य जब महासागर में पहुंचती है तो उसका नाम हो जाता है नॉर्थ अटलांटिक
ड्रिफ्ट, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। ठीक है, अब वही नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जब यूरोप के कोने से टकराती है तो वो भी दो भाग में घूम जाती है। एक जो पुनः वापस विषुवत रेखा की ओर घूम जाती है उसे कहते हैं कनारी करंट, और दूसरी जो वापस ध्रुवों की ओर चली जाती है नॉर्वे के तट के आसपास, तो वो कहलाती है नॉर्वियन करंट, नॉर्वे की जलधारा। लेकिन ये सभी जलधाराएं यहां से जो ध्रुव की ओर जा रही हैं वो गर्म है। यहां देखिए कनारी करंट जो ध्रुव से वापस रिटर्न हो रही है क्या है, ठंडी है। उसी प्रकार यहां देखिए ध्रुवों से टकरा करके ग्रीनलैंड की जलधारा आ रही है, तो ये ठंडी जलधारा है। इधर लेब्राडोर सी से एक और जलधारा आ रही है, तो ये कहलाती है लेब्राडोर जलधारा। तो उत्तर से ध्रुवों के पास से जो जलधारा चलती है वो ठंडी जलधारा होती है, जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर दोनों गोलार्ध में जाती हैं वो जलधाराएं कैसी होती है, गर्म जलधाराएं होती है। अब यहां पर देखिए ब्राजीलियन की जलधारा जब यहां पहुंचती है तो अटलांटिक और इंडियन ओशन पूरा मिला हुआ है, प्रशांत महासागर भी मिला हुआ है, तो यहां पर बहुत तेज पछुआ पवनें चला करती है, और इन पवनों के प्रवाह में ये जो ब्राजील की जलधारा है वह भी इधर मुड़ जाती है, विषुवत रेखा के विपरीत दिशा करने लगती हैं, और जब वह जाकर के अफ्रीका के तट पे टकराती हैं और टकरा करके अफ्रीका के तट पर ऊपर की ओर मुड़ती हैं तो कहलाती है बेंगुएला की जलधारा। वेनेजुएला नहीं बल्कि बेंगुएला की जलधारा, और फिर वो जलधारा आकर के विषुवत रेखीय जलधारा में मिल जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहां से भी एक जलधारा है जो फॉकलैंड द्वीप है, यहां से निकलती है, तो यह ठंडी जलधारा है। तो अटलांटिक ओशन में फॉकलैंड, मैं आप लोगों को हाईलाइट कर देता हूं, अटलांटिक ओशन में फॉकलैंड, इधर अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बेंगुएला, इधर उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर कनारी की जलधारा, और दो ऊपर से भी आती हैं, और वो दोनों कौन कौन सी हैं, ग्रीनलैंड की जलधारा और लेब्राडोर की जलधारा। तो मुख्य रूप से ये 5 जलधाराएं हैं जो अटलांटिक ओशन में ठंडी जलधाराएं हैं। ठीक है, कौन कौन, फॉकलैंड, बेंगुएला, कनारी, लेब्राडोर और ग्रीनलैंड। तो इन 5 को हम देख लेते हैं कि क्या किस ऑप्शन में है। यहां देखिए फॉकलैंड है, लिब्राडोर है, कनारी है, बेंगुएला है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। अब आपके लिए होमवर्क है कि इन सभी गर्म और ठंडी जलधाराओं को आज आप लोग जाकर के तैयार करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। हमारी इस सेशन से जुड़े रहिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमें ज्यादा से ज्यादा देखिए। धन्यवाद, जय हिंद।